हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो बच्चों, आज के सेशन में हम वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डील करेंगे जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम के साथ, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट photosynthesis is a light dependent process, okay, which involves reduction of carbon dioxide into carbohydrates using hydrogen released by a suitable oxidizable substrate। तो बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और इस रिडक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए यू नीड हाइड्रोजन्स, और वो हाइड्रोजन आते हैं फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट। सो इस एक्सपेरिमेंट या इस कंक्लूजन पे हम कैसे आए, किस साइंटिस्ट ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ऑप्शंस हैं हमारे जूलियस वॉन सैक्स, ऑप्शन बी कॉर्नेलियस वैन नील, ऑप्शन सी एंगलमैन, या ऑप्शन डी जैन इंजनहाउस। सो बच्चों, आई होप यू ऑल रिमेंबर the concept around video of this particular chapter, because वहाँ मैंने आपको पढ़ाए थे those early experiments regarding this process of photosynthesis जो कि early scientists ने perform किए थे, और एक milestone experiment परफॉर्म किया था एक साइंटिस्ट ने जिसको कि माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कॉर्नेलियस वैन नील ने। सो अकॉर्डिंग टू हिम, पहली चीज़ तो इन्होंने वर्क किया था ऑन द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने वर्क किया था, और ये कंक्लूजन फाइनली इन्होंने दिया था दैट एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट जिसको कि हम H2A से डिनोट करते हैं, उसकी होती है स्प्लिटिंग। ओके, तो इनका मानना था कि इस पर्टिकुलर सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट की स्प्लिटिंग होने की वजह से जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, ये हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड से जाते के बाइंड कर जाते हैं, एंड फाइनली जब उनकी बाइंडिंग हो जाती है तो फॉर्मेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, सो लेटर ऑन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे तो अकॉर्डिंग टू हिम ये जो ए वाला ग्रुप है ना, ये वेरिएबल है। दैट मीन्स इस अगर मैं ए ग्रुप को रिप्लेस कर दूं विद से सल्फर, बिकॉज उन्होंने वर्क किया था ऑन सल्फर बैक्टीरिया ना, तो उनका मानना था ये H2S के फॉर्म में जो केमिकल है उससे एनर्जी डिराइव करते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, तो जब H2S की स्प्लिटिंग होती थी तो हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाते थे टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड सल्फर वुड बी रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली इनका मानना था जब ये A रिप्लेस हो जाता है विथ ऑक्सीजन, तो अगेन जो सबस्ट्रेट बन जाएगा दैट वुड बी H2O, which is another oxidizable substrate, और जब इस सबस्ट्रेट की स्प्लिटिंग होती है तो हाइड्रोजन बाइंड करेगा विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो ये वाली कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है भाई? दिस इज सीन इन ग्रीन प्लांट्स, और ये वाली कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती थी? दिस वॉज सीन इन द सल्फर बैक्टीरिया, द ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इन विच on which he performed his experiments. So यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा that will be finally option B, Cornelius Van Neel. Okay? तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 को। The site of light and dark reactions in the chloroplast are dash and dash respectively. तो बच्चों, हमें बताना है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन की साइट और डार्क रिएक्शन की साइट कौन सी होती है, एंड आई नो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से मुझे अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाय द टाइम आई एम रीडिंग द ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्ट्रोमा लैमेले एंड थाइलाकॉइड्स, ऑप्शन बी थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा लैमेले, ऑप्शन सी स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड्स, या ऑप्शन डी थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा। सो बच्चों, आपको बताना है पहले द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन और उसके बाद
द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन मैंने बताया था द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते थे, द थाइलाकॉइड्स, ग्राना एंड द स्ट्रोमा लैमेले। सो जिन जिन ऑप्शन में आपको स्ट्रोमा लैमेले और थाइलाकॉइड्स पहले ऑप्शन में दिख रहा है, यू हैव टू कंसिडर देम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में स्ट्रोमा लैमेले, ऑप्शन बी में थाइलाकॉइड्स एंड ऑप्शन डी में अगेन थाइलाकॉइड्स दे रखा है इन द फर्स्ट केस, बट ऑप्शन सी में स्ट्रोमा पहले दे रखा है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन यहीं पर हो जाएगा एलिमिनेट, ठीक है, ओके। देन अगर हम बात करें साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, एंड दैट यू नो वेरी वेल, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन यूज्ड टू बी द स्ट्रोमा मैट्रिक्स, राइट। तो स्ट्रोमा सेकंड केस में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए थाइलाकॉइड दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेले दे रखा है, अगेन दिस ऑप्शन इज eliminated, and finally the option which is correct would be option D, जहां पर second केस में स्ट्रोमा and first केस में थाइलाकॉइड दे रखा है। The final answer which is correct would be option D। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 that says which among the following photosynthetic pigments is not considered to be an accessory पिगमेंट इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स के केस में इनमें से कौन सी दी हुई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक एक्सेसरी पिगमेंट नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी ज़ैंथोफिल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए या ऑप्शन डी क्लोरोफिल बी। सो बच्चों आई नो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑब्वियसली ऑप्शन C, chlorophyll A, because you remember chlorophyll A is a chief photosynthetic pigment। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होती थी बच्चों? वो पिगमेंट जो कि हेल्प करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में वो होती है चीफ पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल A। बाकी तीनों क्लोरोफिल B, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, ओके। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को। दैट सेज अकॉर्डिंग टू absorption and action spectrum, the maximum light absorption and rate of photosynthesis occurs in the dash and dash region of the visible spectrum। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक absorption spectrum और एक्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम लाइट का अब्जॉर्प्शन है और मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको उस विजिबल स्पेक्ट्रम के कुछ स्पेसिफिक कलर वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो वो मैक्सिमम लाइट का अब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विजिबल स्पेक्ट्रम के किस कलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए ब्लू एंड ग्रीन, ऑप्शन बी येलो एंड ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू एंड येलो या ऑप्शन डी ब्लू एंड रेड। सो आई होप यू आर रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एक्शन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम लाइट का अब्जॉर्प्शन और साथ ही साथ एक्शन जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है वो अकर करता है इन द ब्लू एंड द रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। हेंस ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को। दैट सेज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों हमें दोनों फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए P700 एंड P650, ऑप्शन बी P650 एंड P700, ऑप्शन सी P700 एंड P680 या ऑप्शन डी P680 एंड P700। So I hope you all remember the concepts of these two photosystems। So बच्चों किस फिनोमेना के थ्रू हमको पता चला था कि एक प्लांट के अंदर आपको दो फोटोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं? That was the phenomena of red drop and emergence enhancement effect। याद है ना आप सभी को कि जब हम प्लांट को एक्सपोज करते हैं टू दी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर्स, तो उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती थी, बिकॉज 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ के बियॉन्ड केवल एक फोटोसिस्टम एक्टिवेटेड होता था। कौन सा था वो फोटोसिस्टम? दैट वाज फोटोसिस्टम 1, बिकॉज फोटोसिस्टम 1 का जो मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस है वो होता है एट अबाउट 700 नैनोमीटर्स। इसका मतलब फोटोसिस्टम 1 का जो आपको रिएक्शन सेंटर देखने को मिलेगा वो होना चाहिए कितना? P700। तो इट वुड बी P700। और जो फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2 का जो मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस है वो आपको ऑब्वियसली उस लोअर लिमिट पे देखने को ही मिलेगा ना, जिसके बियॉन्ड जाने पे वो इनएक्टिव हो जाता था। तो दैट वाज 680। सो रिमेंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पर आपको P700 एंड P680 करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर में दिया हुआ है, बिकॉज फोटोसिस्टम 1 हमको पहले पूछा गया है। तो फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर इज P700 एंड फोटोसिस्टम 2 का इज P680। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 को।
विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द लोकेशन ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिनोट कर रहा है? ऑप्शन ए आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी आउटर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन इनसाइट कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि वाटर की स्प्लिटिंग कराता है। एंड फोटोसिंथेसिस में जो स्प्लिटिंग होती है वाटर की, वी यूज टू कॉल इट फोटोलाइसिस, और फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स लाइट। तो इसका मतलब वाटर की स्प्लिटिंग इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है वो रिएक्शन होगी ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब जो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में दैट इज द थाइलाकॉइड। ओके, थाइलाकॉइड ग्राना या स्ट्रोमा लैमेले, राइट? तो इसका मतलब वो उनकी मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड होगा। अब बस आपको इतना देखना है कि वो मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट है या इनर साइड पे। सो इफ आई वर टू डेमोन्स्ट्रेट, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर दूँ, सो मैंने एक बड़ा सा थाइलाकॉइड यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है ऑफ द थाइलाकॉइड, दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। इसकी चलिए एक सिंगल हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को कैसे डिनोट कर सकते हैं? आप जानते हैं कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, तो इसलिए वो 2 लेयर से मिलकर बनती है, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे अलग अलग बनाने की बजाय मैंने इसको 2 सिंगल लेयर में डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। तो आपको पता है इसी बायलिपिड लेयर के बीच में इंटीग्रेटेड यहाँ पर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है दैट इज फोटोसिस्टम सेकेंड, इजंट इट? ओके, फोटोसिस्टम सेकेंड, देन वी हैव द बिगर वन ओवर हियर जिसको हम बुलाते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, दैट आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन हियर। एंड यहाँ पर प्रेजेंट है लेट्स से योर फोटोसिस्टम फर्स्ट, राइट? सो इस तरीके से एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे आप देखोगे ये 3 मेजर कॉम्प्लेक्स आपको एसोसिएटेड नजर आते हैं। अब जो एक थाइलाकॉइड है उसकी बाहर की साइड क्या कहलाएगी भाई? ऑब्वियसली द स्ट्रोमा और द मैट्रिक्स, और अंदर क्या है? द लूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, ठीक है ना? ओके, अब आपको याद रखना है इस फोटोसिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो देखिए मेम्ब्रेन की इनर साइड यानी कि टुवर्ड्स द लूमेन प्रेजेंट है एक कॉम्प्लेक्स विच इज योर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट? एंड वाटर की स्प्लिटिंग से सिंस ऑक्सीजन इवॉल्व होती है इसीलिए हम इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो कहाँ प्रेजेंट नजर आया आपको ये कॉम्प्लेक्स? टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 को। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमा लैमेले। तो बच्चों इनमें से दिए हुए कौन सा स्ट्रक्चर आपको एक स्ट्रोमा लैमेले में देखने को मिलता है? सो ऑप्शन ए इज photosystem 1, option B FNR. So FNR stands for, I hope you remember, that was ferredoxin NADP reductase. So this was an enzyme जो कि NADP का रिडक्शन करवाता है और उसको NADPH में कन्वर्ट कर देता है, राइट? सो फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, देन वी हैव ऑप्शन सी फोटोसिस्टम सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सो अगर मैं आपको याद दिलाऊं ये स्ट्रोमा लैमेले के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, स्ट्रोमा लैमेले जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नॉन अप्रेस्ड रीजन मतलब जो कि दोनों तरफ से, मतलब मोस्टली जिनका एक सरफेस एटलीस्ट फ्री हो। तो अगर देखिए यहाँ पर मैंने एक सपोज ये ग्रैनम को शो किया है, ये दूसरा ग्रैनम है। सो 2 ग्रैनर को जोड़ के एक स्ट्रोमा लैमेले रखता है ना, कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस स्ट्रोमा लैमेले का जो ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला सरफेस है वो दोनों के दोनों फ्री हैं, और इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स। और नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट होती है उनकी मेम्ब्रेन में ओनली फोटोसिस्टम 1।
ओके तो इसका मतलब नॉन अप्रेस रीजन में फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेले में डेफिनेटली फोटो सिस्टम 1 ही प्रेजेंट होने वाला है, राइट। फोटो सिस्टम सेकेंड ऐसे केस में एब्सेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन अकर करती है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं अकर करती है, बिकॉज उसके लिए आपको फोटो सिस्टम सेकेंड चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होता है बल्कि प्रेजेंट होता है इन दी अप्रेस्ड रीजन्स में, जैसा कि आपको ग्रैना की ये बीच वाले थाइलाकॉइड्स में देखने को मिल रहा है, जिनके दोनों सरफेस जो है वो फ्री नहीं है। ओके तो इसका मतलब यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं प्रेजेंट होगा, और फोटो सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसी से एसोसिएटेड जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट नहीं है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, और साथ ही साथ स्ट्रोमा लैमेले में आपको NADP रिडक्टेज नाम का ये एंजाइम भी देखने को मिलता नहीं है, बिकॉज दैट इज द रीजन जब हम साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं जो कि स्ट्रोमा लैमेले में आकर करती है, तब वहाँ पर आपको सिर्फ ATP फॉर्म होता हुआ नजर आता है, NADPH फॉर्म नहीं होता है। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट नाउ। सो ऑप्शन ए फोटो सिस्टम 1 इज द स्ट्रक्चर जो कि आपको प्रेजेंट नजर आएगा इन द स्ट्रोमा लैमेले, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए इज इट इन्वॉल्व्स ओनली फोटो सिस्टम 1। तो क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व? यस, परफेक्टली करेक्ट, याद है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, बिकॉज ये तो सही स्टेटमेंट है और हमें फाइंड करनी है इनकरेक्ट वन, राइट। चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन बी को। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस H+। तो क्या इस प्रोसेस के दौरान NADPH और H+ बनता है? नो, यू रिमेंबर वेरी वेल, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर करती है इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन, जैसे कि स्ट्रोमा लैमेले, जैसे कि मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में बताया। सो वहाँ पर आपको फोटो सिस्टम सेकेंड और NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम एब्सेंट देखने को मिलता है, और जब NADP रिडक्टेज ही एब्सेंट होगा तो इसका मतलब NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए ओनली ATP इज फॉर्म्ड। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और इसी को तो हमें फाइंड करना था। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी को भी देख लेते हैं, सो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर्स। बिकॉज आपको पता है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जब 680 नैनोमीटर्स की बियॉन्ड वाली वेवलेंथ की लाइट फॉल करती है तभी ये वाला फॉस्फोराइलेशन, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर करता है। द रीजन बीइंग, मैंने आपको बोला था 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाने पर जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज उसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर्स है। दैट मीन्स वो 680 नैनोमीटर्स पे अपनी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस शो करता है। बट जब बात की जाती है फोटो सिस्टम 1 की, जो कि इन्वॉल्व है किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है, P700। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस 700 नैनोमीटर्स पे ही शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाएंगे तो आपका फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो स्विच ऑफ हो गया, वो अपना काम करना बंद कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम एक्टिव है, दैट इज फोटो सिस्टम सेकेंड, बिकॉज अभी उसकी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस की पीक नहीं आई है, वो 700 नैनोमीटर्स पे आएगी। तो 680 टू 700 नैनोमीटर के बीच में अगर आप लाइट सप्लाई करेंगे तो केवल फोटो सिस्टम 1 ही एक्टिवेटेड रहेगा, और इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही अकर करती रहेगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है रिगार्डिंग दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हेंस ये स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आप इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट। एंड देन वी आर फाइनली लेफ्ट विद ऑप्शन डी, दैट सेज इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ATP ओनली। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट होने की वजह से आपको करना पड़ेगी एलिमिनेट। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को। दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज not involved in the generation of a proton gradient across the thylakoid membrane। तो बच्चों एक thylakoid membrane के across जो proton gradient डेवलप होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है टू क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन? नो ना, ऑब्वियसली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लूमेन, बिकॉज वाटर
स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट था, टुवर्ड्स द लूमेन, और जब वो वाटर की स्प्लिटिंग करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे इन द लूमेन। तो देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगेन दिस इज माई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो मैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को ऐसे यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और ये है मेरा फोटो सिस्टम सेकेंड, दिस इज माई साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, so let me write this and let's say this is my photosystem 1, okay। so ये thylakoid membrane है और अंदर की स्पेस है लूमन, बाहर है स्ट्रोमा, let me write that also, this is my stroma and this is my lumen, ठीक है। ओके तो देखिए अब आपको याद रखना है पहली चीज़, फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या करेगा, जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको स्प्लिट करवा देगा इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन एटम, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम सेकेंड में चले जाएंगे फॉर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन तो ये था भाई, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ओके। सो इसका मतलब अगर ये कॉज है, फैक्टर है, तो इसका मतलब हमको इसको कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट वन जो कि इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो इन्वॉल्व है ना, टू क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ओके। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप कर दीजिए एलिमिनेट। देन इज पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकॉइड लूमेन। तो थाइलाकॉइड लूमेन के अंदर आप देखोगे जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी पंपिंग इन होती है, और उसको कैरी करवाने के लिए कौन करेगा भाई, आपको पता है फोटो सिस्टम सेकेंड से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक एक मोबाइल कैरियर जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाता है। अब ये जो मोबाइल कैरियर है प्लास्टोक्विनोन नाम का, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ एक हाइड्रोजन पंपिंग का भी काम करता है। तो वो क्या करेगा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन को पंप करके कहाँ पहुंचा देगा, इनसाइड द थाइलाकॉइड लूमेन, जिसकी वजह से अगेन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लूमेन में बढ़ने लगता है। दैट मीन्स अनदर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट वॉज द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द लूमेन। इसका मतलब ये भी एक फैक्टर है, इसलिए हमको इसको भी करना पड़ेगा एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल अपॉन फॉलिंग ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के गिरने पे जब क्लोरोफिल एक्साइट होती है तो क्या उसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है? नो, यू रिमेंबर वेरी वेल, क्लोरोफिल के एक्साइटेशन से ओनली इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तब हाइड्रोजन आयन जो है वो अंदर एक स्टेप पर जब प्लास्टोक्विनोन कैरी करके ले जा रहा है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम दी फोटो सिस्टम सेकेंड टू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, तभी हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं स्ट्रोमा से इनवर्ड्स इनटू द लूमेन। तो इसका मतलब क्लोरोफिल के एक्साइटेशन से डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट का डेवलपमेंट है वो नहीं इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द वन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हेंस यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसको भी देख लीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द स्ट्रोमा फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+। तो ये आपको पता ही है ना कि यहाँ फोटो सिस्टम 1 के आउटर साइड पे यानी कि टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड NADP रिडक्टेस नाम का एंजाइम जो कि FNR से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करता है, NADP+ को रिएक्ट करवा देता है विद दी हाइड्रोजन आयन, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेता है कैसे, फोटो सिस्टम 1 से, एंड फाइनली वो NADPH में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस में आप देख रहे हो NADP+ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस को स्ट्रोमा से यूटिलाइज कर रहा है, और अगर वो हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देगा फ्रॉम द स्ट्रोमा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में घट जाएगा, और डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में आप देख ही रहे हैं लूमेन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो एक प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपको देखने को मिलता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा साइड में कम हाइड्रोजन आयन होंगे और लूमेन साइड में ऑफ द थाइलाकॉइड आपको ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है, हेंस इसको भी हमें करना पड़ता है एलिमिनेट। सो फाइनली द ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 को, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दौरान इनमें से कौन सा इवेंट आपको देखने को मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द pH ऑफ द थाइलाकॉइड लूमेन इंक्रीजेस,
ऑप्शन बी द pH ऑफ द स्ट्रोमा डिक्रीजेज, ऑप्शन सी द pH ऑफ द थाइलेकॉइड लूमेन डिक्रीजेज, या ऑप्शन डी देयर इज नो इफेक्ट ऑन द pH ऑफ द स्ट्रोमा एंड द थाइलेकॉइड लूमेन। सो बच्चों मैंने आपको पिछले ही स्टेप में बताया ना कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, सो वापस से जल्दी से डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं उसको। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इनसाइड द लूमेन इज गोइंग टू बी हायर लाइक दिस, और बाहर जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट है इन वेरी लेस अमाउंट इन द स्ट्रोमा, राइट। तो अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, कहाँ, लूमेन में, तो लूमेन में आप याद रखिए, लूमेन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो इसका मतलब पीएच जो होगा वो कैसा होगा, लो होगा ना, बिकॉज मोर द हाइड्रोजन आयन लेसर द पीएच, बिकॉज लोअर पीएच वैल्यूज क्या डिनोट करती हैं, एसिडिक नेचर को। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द पीएच। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना कम पीएच, जितने कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा पीएच, राइट। तो अगर बात की जाए लूमेन की तो पीएच लो होगा, वही अगर बात की जाए स्ट्रोमा की तो स्ट्रोमा में बताइए हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो लो है, इसका मतलब पीएच क्या होगा, हाई होगा। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन यहाँ पर मीट कर रही है। पीएच ऑफ थाइलेकॉइड लूमेन यहाँ बोला गया है इंक्रीज कर रहा है, बट मैंने आपको बोला है लूमेन के केस में पीएच जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग। देन बात की जाए ऑप्शन बी की, द पीएच ऑफ द स्ट्रोमा डिक्रीजेस, तो मैंने आपको बोला स्ट्रोमा का जो पीएच है वो तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है द पीएच ऑफ द थाइलेकॉइड लूमेन डिक्रीजेस, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, बिकॉज मैंने बोला ना थाइलेकॉइड लूमेन का पीएच डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, व्हाइल ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज यहाँ बोला गया है कि थाइलेकॉइड लूमेन या फिर स्ट्रोमा के जो पीएच है उसमें आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज पता है ना आपको हाइड्रोजन आयन का एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। जब ग्रेडियंट डेवलप होगा दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशंस में, तो उसके हिसाब से पीएच भी वेरी करेगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही नहीं सकती थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर प्रॉब्लम नंबर 11 दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिक्वायर मैंगनीज एंड क्लोराइड आयंस। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है फोटोसिंथेसिस की इनमें से दी हुई कौन सी इवेंट्स के दौरान आपको मैंगनीज एंड क्लोराइड आयंस इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होते हैं। सो बच्चों लेट मी गिव यू हिंट, ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ 2 चैप्टर्स को मिक्स करके बनाया गया है। सो अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, तो देखिए बोला जा रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ NADP+, या ऑप्शन डी एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सो लेट मी गेट यू बैक टू द मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट, जहाँ पर मैंने आपको वेरियस रोल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने मैंगनीज और क्लोराइड आयन दोनों को कंसिडर किया था, एंड आई हैड टोल्ड यू मैंगनीज आयन का जो चीफ असेंशियल रोल होता है इन ग्रीन प्लांट्स वो होता है इन द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर, एंड साथ ही साथ क्लोराइड आयन का भी जो मैंने आपको रोल बताया था उसमें भी मैंने बोला था दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के 2 कॉमन एलिमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड हैं फॉर देम टू फंक्शन वुड बी मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन, तो उसके बिना तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, और अगर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, हेंस ये दोनों ही आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द photolysis or the splitting of water in the presence of light. Hence, photolysis of water is going to be the correct option. Okay? तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड 2, जिनके आइटम्स को आप करेक्टली मैच कीजिए एंड फाइंड कीजिए द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो कॉलम 1 में आपको पहला आइटम दे रखा है ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट। तो ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट आपने कहाँ पढ़ा था, यू रिमेंबर वी स्टडीड दिस इन द क्रैन्स एनाटॉमी, जहाँ पर 2 स्पेशल टाइप के सेल्स जो थे वो एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज्ड होते थे। सो इन दोनों सेल्स में से किसी एक सेल के पास इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते थे, दैट मीन्स विदाउट ग्रैना, राइट, इसीलिए इनका नाम पड़ा था ना ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट। सो ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ देखने को मिलते थे, यू यूज्ड टू सी देम इन दी बंडल शीथ सेल्स, हेंस फर्स्ट आइटम ऑफ कॉलम 1 इज मैचिंग विद द डी आइटम ऑफ कॉलम 2। तो फर्स्ट डी से कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन बी एंड सी में, इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हो गए एलिमिनेट। फाइन,
ठीक है। देन वी हैव RuBP ऑक्सीजनेज। इसका मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट का ऑक्सीजनेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द एंजाइम रूबिस्को, जो कि अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है। तो रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से होती थी एक प्लांट के लिए हार्मफुल फिनोमिना। कौन सी थी वो? दैट वाज फोटो रेस्पायरेशन। दैट मीन्स सेकेंड आइटम मैचेस विद द ए आइटम ऑफ कॉलम सेकेंड। तो देखिए आपका 2A से कहाँ मैच हो रहा है? ऑब्वियसली इन ऑप्शन सी। इसका मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। हेंस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन, बट लेट अस आल्सो वेरीफाई द अदर वंस। तो देखिए स्ट्रोमा लैमेले हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर। तो स्ट्रोमा लैमेले जो है उसमें आपको मैंने बताया था वो रिप्रेजेंट करता है द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और वहाँ पर फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है। बल्कि फोटोसिस्टम 1 अगर प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब फोटोसिस्टम सेकेंड, और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसीलिए थर्ड वन इज गोइंग टू मैच विद द बी। तो थर्ड देखिए यहाँ बी से मैच भी हो रहा है। एंड लास्टली वी हैव द फोर्थ वन, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, सो ये क्या है भाई? एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और 3 कार्बन कंपाउंड एज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता था ऑफ द C3 साइकिल, जिसे हम बुलाते हैं द केल्विन साइकिल। तो इसका मतलब फोर्थ यहाँ पर सी से मैच कर रहा है, जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। हेंस फाइनली द ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13, दैट सेज व्हाट आर द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल यानी कि एक केल्विन साइकिल के रिडक्शन स्टेप में आपको कितने नंबर ऑफ ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? सो ऑप्शन हमारे ऑप्शन है 2 ATP एंड 3 NADPH मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी 3 ATP एंड 2 NADPH, ऑप्शन सी 2 ATP एंड 2 NADPH, या ऑप्शन डी 1 ATP एंड 2 NADPH, राइट? सो अगर आपको याद हो मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बैलेंस शीट के फॉर्म में बताई थी रिगार्डिंग द केल्विन साइकिल कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं 2 NADPH, ओके, और ये दोनों NADPH जो है केल्विन साइकिल की रिडक्शन स्टेप में ही यूज होते हैं। सो ये कहाँ यूज होते हैं? इन द रिडक्शन स्टेप। आई होप यू रिमेंबर केल्विन साइकिल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती थी। पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन ऑफ RuBP। ओके, सो रिडक्शन में 2 NADPH जो कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे सिंथेसाइज हुए थे ना, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू ATPs, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए आपको टोटल 3 ATPs रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब इन 3 ATPs में से 2 ATPs जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं इन द रिडक्शन स्टेप, और एक ATP आपका यूटिलाइज होता है इन द लास्ट स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल, दैट इज रीजेनरेशन। ओके, सो इसका मतलब रिडक्शन स्टेप में आपका कितने NADPH और ATPs इस्तेमाल हुए? 2 NADPH एंड 2 ATPs। ओके, हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर शुड बी ऑप्शन सी 2 ATP एंड 2 NADPH, राइट? सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 को, दैट सेज द टोटल नंबर ऑफ ATPs कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज थ्रू केल्विन साइकिल इज। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में थ्रू केल्विन साइकिल आपको टोटल कितने नंबर ऑफ ATPs रिक्वायर्ड होते हैं। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, या ऑप्शन डी 30। सो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एक केल्विन साइकिल की कंप्लीशन में आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के जब फिक्सेशन होता है तो मैंने आपको बताया था टोटल 3 ATPs आर गोइंग टू बी यूज्ड, इजंट इट? ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है पहले भी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन को कंट्रीब्यूट करती है इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट अगर हम बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल प्रेजेंट होते हैं 6 कार्बन, इजंट इट? तो अगर आपको 6 कार्बन चाहिए तो आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना होगा थ्रू 6 केल्विन साइकिल्स, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यू विल रिक्वायर 6 into 3, दैट इज टोटल 18 ATPs। गॉट इट ना? क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए,
तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 3 18 ATPs चाहिए होंगे। हेंस अवर ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी 18। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को। दैट सेज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन हैच एंड स्लैग पाथवे इज। तो हैच एंड स्लैग पाथवे, आई होप यू रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं अबाउट C4 साइकिल। ओके, तो C4 साइकिल के दौरान जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, मतलब एक पहला ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एसिमिलेट कर लेता है या अपने साथ जोड़ लेता है। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ऑप्शन बी इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ऑप्शन सी इज फॉस्फोग्लिसरेट या ऑप्शन डी ऑक्सैलो एसिटेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो आई होप यू ऑल रिमेंबर हैच एंड स्लैग पाथवे। तो हैच एंड स्लैग पाथवे का जो पहला स्टेप होता है वो कहाँ होता है, इन द मेसोफिल सेल, जहाँ पर प्रेजेंट होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इजंट इट। सो मेसोफिल सेल में, so let me just try to make that, अगर suppose this is my मेसोफिल सेल और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका बंडल शीथ सेल। ओके, सो दिस इज माय मेसोफिल cell, okay, and this is bundle sheath cell। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस मेसोफिल सेल में एक 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्रेजेंट होता है, ओके, जो कि आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके, सो नाउ योर कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कम एंड बाइंड विद दिस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम क्या था, दैट वाज पेप्केस, और वो फॉर्म कर लेता है एक 4 कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो दिस इज गोइंग टू बी द 4 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको हम C4 साइकिल भी बुलाते हैं। सो यहाँ पर देखिए जिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने कार्बन डाइऑक्साइड को पहली बार एक्सेप्ट किया है वही तो होगा ना प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, तो इसीलिए हम इसको बुलाते हैं द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, और वो कौन है इस केस में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 दैट सेज द साइट ऑफ केल्विन साइकिल इन C4 प्लांट्स इज। तो बच्चों C4 प्लांट्स के अंदर केल्विन साइकिल कहाँ आकर करती है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए स्ट्रोमा ऑफ द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी स्ट्रोमा ऑफ द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ग्राना ऑफ द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट या ऑप्शन डी ग्राना ऑफ द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपसे बात की जा रही है अबाउट द केल्विन साइकिल, एंड केल्विन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन की साइड क्या थी भाई, ऑब्वियसली स्ट्रोमा। इसका मतलब जहाँ जहाँ ग्राना मेंशन है उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दीजिए, बिकॉज ग्राना आर द साइड ऑफ लाइट रिएक्शन नॉट डार्क रिएक्शन। फाइन, ओके। नाउ अब आपके पास ऑप्शन ए और बी बचा जहां पर स्ट्रोमा मेंशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप के सेल में, बिकॉज C4 प्लांट्स की बात हो रही है ना, और C4 प्लांट्स में आपको 2 स्पेशल टाइप के सेल्स देखने को मिलते थे, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल्स, जो कि रिंग लाइक पैनर में अरेंज होते थे टू फॉर्म द क्रैंस एनाटॉमी, राइट। और उनमें प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट भी डिफर करते थे, याद है ना। मेसोफिल सेल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते थे या नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट, वाइल जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होते थे वो ए ग्रैनल होते थे जहाँ पर ग्राना एब्सेंट होती थी, राइट। तो वहाँ पर आपको सिंपली नॉन अप्रेस्ड रीजन ज़्यादा देखने को मिलते थे। अगर थाइलाकॉइड प्रेजेंट है तो उसके पास एक फ्री सरफेस होगा और स्ट्रोमा लैमेले आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, ओके। तो ऐसे में किस टाइप के सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आपको अकर करती हुई नजर आती है द केल्विन साइकिल। सो लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ दैट अगेन। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से उन दोनों सेल्स के एसोसिएशन को दिखा दूं तो लेट मी ड्रॉ दिस एज माई मेसोफिल सेल, दिस इज माई मेसोफिल सेल, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट है लेट सपोज द बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो मैंने आपको बोला इफ दिस इज माई मेसोफिल सेल, तो मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था उनके स्ट्रोमा में प्रेजेंट एंजाइम पेप्केस होता था। तो वो क्या करने वाला है, एक प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ज्वाइन करवा देता था, और एंजाइम इन्वॉल्व था पेप्केस टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होता था, मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड ट्रैवल करके कहाँ पहुँचता था, इन दी
bundle sheath cell. So this मैलिक एसिड हैज कम हियर. तो देखिए यहाँ ये मैलिक एसिड आके डी कार्बोक्सिलेशन शो करता था, यानी कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड को इसने यहाँ फिक्स किया था उसको ये वापस से रिलीज कर देगा. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती थी, दिस विल नाउ एंटर इनटू द केल्विन साइकिल. और केल्विन साइकिल में जब ये एंटर करेगी तो ऑब्वियसली क्या फॉर्म करेगी? डेफिनेटली शुगर विल बी फॉर्म्ड. ओके, और केल्विन साइकिल को चलाने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज गोइंग टू बी रूबिस्को. तो केल्विन साइकिल यहाँ कहाँ हो रही है? ऑब्वियसली इन द बंडल शीथ सेल. ओके, और बाद में मैंने आपको बोला था ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पायरुवेट जाके वापस पहुँचता है किसमें? मीसोफिल सेल में. और इस पायरुवेट से फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड वापस से बन जाता है. राइट, तो इसका मतलब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ थ्रू केल्विन साइकिल वो बंडल शीथ सेल में हो रहा है. ओके, सो दिस इज माय बंडल शीथ सेल. सो बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट कौन से क्लोरोप्लास्ट होते थे? दोज यूज्ड टू बी द ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. तो उन ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में प्रेजेंट एंजाइम रूबिस्को है जो कि बाइंड करता है विद द कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है थ्रू केल्विन साइकिल. तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. तो वही बच्चों डिस्कस करते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 17 दैट सेज ग्रैंड्स एनाटॉमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है ग्रैंड्स एनाटॉमी जो है वो इनमें से दी हुए किन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. आई नो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आप जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, तब तक मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूँ. सो ऑप्शन ए C2 प्लांट्स, ऑप्शन बी C3 प्लांट्स, ऑप्शन सी C4 प्लांट्स या ऑप्शन डी कैम्प प्लांट्स. सो कौन सा होना चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन? यस, इट हैज़ टू बी ऑप्शन सी C4 प्लांट्स. सो C4 प्लांट्स जो हैं दे आर द प्लांट्स जिनमें फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड है वो बनता है एज अ 4 कार्बन कंपाउंड और उनमें आपको देखने को मिलती है एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी जिनमें कि जो स्पेशली बंडल शीथ सेल्स और मीसोफिल सेल्स हैं वो रिंग लाइक मैनर में अरेंज्ड होते हैं. ओके, आउटसाइड द वैस्कुलर बंडल. इसी टाइप के एनाटॉमी को हम ग्रैंड्स एनाटॉमी कहते हैं जो कि फीचर है किसका? C4 प्लांट्स का. ओके, हेंस आवर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 को दैट सेज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन इज. तो बच्चों फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व जो 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके करेक्ट सीक्वेंस को आपको करना है यहाँ पर आइडेंटिफाई. सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स. ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन क्लोरोप्लास्ट. ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट. तो मैंने आपको बताया था ना, वो करेक्ट सीक्वेंस याद करने के लिए आपको सिंपली याद रखना है द 3 मेजर सब्जेक्ट्स दैट इज CPM. ओके, इन दिस सीक्वेंस इटसेल्फ. तो CPM में क्लोरोप्लास्ट कम्स फर्स्ट, P पेरोक्सिसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया. सो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का करेक्ट सीक्वेंस आपको मेंशन्ड है इन ऑप्शन सी इटसेल्फ. हेंस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो वही बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 19 पर दैट सेज आइडेंटिफाई द C4 प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो बच्चों दिए हुए कुछ प्लांट्स में से आपको फाइंड करना है द C4 प्लांट. सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है वीट, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी राइस या ऑप्शन डी पी. सो आई होप यू ऑल रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए थे. कौन कौन से थे उनमें से? वी हैड शुगर केन, मेज, सॉर्गम एंड ग्रासेस. राइट, तो इनमें से कौन सा मेंशन यहाँ पर है? ऑब्वियसली मेज. हेंस ऑप्शन बी मेज इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 20 को दैट सेज फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स बिकॉज. तो बच्चों हमको बोला जा रहा है फोटो रेस्पिरेशन की जो हार्मफुल फिनोमिना है वो C4 प्लांट्स में नहीं होती है. उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? दैट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो. सो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है द रीजन इज C4 प्लांट्स आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन. तो क्या C4 प्लांट्स जो हैं वो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, उस वजह से यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की फिनोमिना देखने को नहीं मिलती है? नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यू रिमेंबर वेरी वेल, मैंने आपको बोला था C4 प्लांट्स इवॉल्व ही ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में हुए हैं बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन की फिनोमिना ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में देखने को मिलती थी ना, जब हाई लाइट इंटेंसिटीज और हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता था, इजंट इट? तो ऑब्वियसली C4 प्लांट्स जो है वो इवॉल्व ही ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में हुए, तो वो टेम्परेट रीजन में कैसे पहुंच गए, इजंट इट? सो इसका मतलब C4 प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसीलिए उनके अंदर ये एवोल्यूशन हुआ है एक मैकेनिज्म का जिसके थ्रू वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकते हैं. बट सिंस यहाँ बात की जा रही है टेम्परेट रीजन्स की, इसीलिए हम कह सकते हैं ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, विच इज
गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट? सो ऑप्शन बी की बात की जाए, ऑप्शन बी इज सेइंग नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन सच प्लांट्स। तो इनका मानना यह है, अकॉर्डिंग टू दिस रीजन, C4 प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उनमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। तो मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी फोटोसिंथेसिस में, तो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, बिकॉज फोटो रेस्पायरेशन में रूबिस को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता था ना, वो RUBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवा देता था अंडर हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो इनका मानना ऐसा है कि C4 प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन इवॉल्व ही नहीं करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी तो वो बाइंड नहीं करेगी विद द RUBP और फोटो रेस्पायरेशन प्रिवेंट हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में आपको ऑक्सीजन इवॉल्व होती हुई नजर आती है। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, देन बात करते हैं ऑप्शन सी की, दैट सेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द बंडल शीथ सेल्स is higher, which ensures the binding of Rubisco only with carbon dioxide. Yes, this is the correct option. You remember C4 plants, Cran's anatomy आपको याद आ रहा होगा। Cran's anatomy में present bundle sheath cell में आपको Rubisco एंजाइम देखने को मिलता है, isn't it? तो Rubisco सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करे, इसके लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है? इसके लिए ही आपकी Cran's anatomy डेवलप होती है, बिकॉज आपको पता है मीजोफिल सेल में जो इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो फिक्स हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पेप्केस, जो कि उसको एक ऑर्गेनिक एसिड, एक 4 कार्बन वाले ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता था। अब वो 4 कार्बन वाला जो ऑर्गेनिक एसिड है वो उस पर्टिकुलर कार्बन को जो कि वो फिक्स करके लाया है उसको प्रोवाइड करता है, उसको लेके कैरी करता है टू द बंडल शीथ सेल। और बंडल शीथ सेल में जाने के बाद जब उसकी स्प्लिटिंग होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिलीज कर देता है, एंड नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द रूबिस्को। ओके, तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली आई थी उसको सेफली पहुंचाने का काम किसने किया? आपके उस 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड ने। ओके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड सेफली रूबिस्को से ही बाइंड कर पाए। और इसीलिए रूबिस्को सिर्फ जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसके फॉर्म में आती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड? इन द फॉर्म ऑफ अ 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन होता है इन द बंडल शीथ सेल। और जब हाई कंसेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो रूबिस्को अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली वो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा, दैट मीन्स C3 साइकिल शो करके शुगर का सिंथेसिस करेगा। हेंस यही वो रीज़न है जिसकी वजह से C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन अवॉइड हो जाती है। ओके, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसेंट्रेशन मेंटेन हो जाता है इन द बंडल शीथ सेल। अगर यहीं पर ऑक्सीजन का हायर कंसेंट्रेशन हो जाता तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर देता, राइट? तो इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वहीं अगर हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, उनमें बोला जा रहा है सच प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा इन द डे लाइट। तो अगर स्टोमेटा ही क्लोज कर देंगे ड्यूरिंग द डे लाइट तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल तो पहुंचेगा नहीं और फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी रीजन जिसकी वजह से फोटो रेस्पायरेशन C4 प्लांट्स में आकर नहीं करती है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट, एंड द ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 21 दैट सेज व्हिच पिगमेंट सिस्टम बिकम्स इनएक्टिवेटेड इन द रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप की फिनोमिना आई होप आप सभी को याद होगी, मैंने पढ़ाई थी। तो रेड ड्रॉप की फिनोमिना के दौरान कौन सा पिगमेंट सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए फोटो सिस्टम 1 ओनली, ऑप्शन बी इज फोटो सिस्टम 2 ओनली, ऑप्शन सी फोटो सिस्टम 1 एंड 2 बोथ, या ऑप्शन डी नीदर फोटो सिस्टम 1 नॉर फोटो सिस्टम 2। तो बच्चों अगर आपको याद हो रेड ड्रॉप की फिनोमिना के बारे में तो आई होप यू रिमेंबर इमर्सन एंड लुइस ने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था क्लोरेला के ऊपर, जहां पर उन्होंने रेड लाइट की जब 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ के बियॉन्ड रेड लाइट से एक्सपोज किया था उस कल्चर को, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सडनली डिक्लाइन कर गया था। वही फिनोमिना कहलाती थी ना रेड ड्रॉप। तो क्या फिनोमिना उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि वो मेजर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड, है ना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंड सडनली, एकदम रैपिड आपको डिक्लाइन देखने को मिलता था, एंड दैट वाज ओनली कॉल्ड द रेड ड्रॉप।
सो बाद में आपको इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट में देखा था कि ये कंक्लूजन दिया गया कि फाइनली 2 फोटो सिस्टम वर्क करते हैं ना। तो कौन कौन से थे वो 2 फोटो सिस्टम? दोज वर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, राइट। और फोटो सिस्टम 1 की 2 कंपोनेंट्स आपको जानते हैं ना, सारे फोटो सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक उनका एक रिएक्शन सेंटर होता है, दूसरे एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो एक ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि अपनी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस शो करता है एट 700 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ, वाइल फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है वो एक ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि अपनी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट शो करता है एट 680 नैनोमीटर्स। तो इसका मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो एक्टिव कब तक रहेगा? जब जब उसको वेवलेंथ लेस देन 700 नैनोमीटर्स प्रोवाइड की जाएगी, इजंट इट, राइट। तो 700 नैनोमीटर्स के लेसर वेवलेंथ पे आपका P700 नाम का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो एक्टिव रहेगा। इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 एक्टिव रहेगा। और व्हेन वी टॉक ऑफ फोटो सिस्टम 2, तो मैंने इसको बोला कि मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस 680 नैनोमीटर्स पे है। तो इसका मतलब अगर इस फोटो सिस्टम को एक्टिव रहना है तो आपको लाइट जो है वो 680 नैनोमीटर से लेसर वेवलेंथ की ही प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हम 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाएंगे, तो 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाना मतलब हम इस वैल्यू के ऊपर जा रहे हैं ना। अगर मैं इस वैल्यू के बियॉन्ड जा रहा हूं तो इसका मतलब मेरा फोटो सिस्टम 2 जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। एंड दैट इज वाई रेड ड्रॉप की फिनोमेना देखने को मिलती है, बिकॉज उस टाइम पर 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाने पर केवल एक ही फोटो सिस्टम एक्टिव रहता है, दैट इज फोटो सिस्टम 1, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 हो जाएगा इनएक्टिवेटेड, हेंस ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 22, दैट सेज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ। तो बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पर आपको इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हुए नजर आते हैं? सो ऑप्शन ए इज ATP एंड NADPH, ऑप्शन बी ATP ओनली, ऑप्शन सी ATP NADPH एंड O2 दैट इज ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी NADPH। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है बच्चों। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर करता था इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स, बिकॉज इसमें केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व था, दैट वाज फोटो सिस्टम 1, राइट। तो फोटो सिस्टम अकेला 1 ही इन्वॉल्व है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था इस टाइप के जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की स्कीम या मैकेनिज्म है उसमें आपको 2 चीज़ें एब्सेंट नजर आती है। एक तो फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है, तो फोटो सिस्टम 2 अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब उससे एसोसिएटेड जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी एसोसिएटेड नहीं होगा। वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी नहीं बनता है। तो जिस ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन दे रखा है वो ऑप्शन आप यहीं पर एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका मतलब सिंस ऑक्सीजन तो बन नहीं सकता ना, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने वाला कॉम्प्लेक्स तो फोटो सिस्टम 2 के साथ इन्वॉल्व था और यहाँ पर तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। नाउ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये अकर करता है इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स, जहाँ पर आपको फोटो सिस्टम 1 ही देखने को मिलेगा, और स्ट्रोमा लैमेले इज द मेन साइट जहाँ पर ये वाली फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर करती है, साइक्लिक वाली। तो वहाँ पर आपको एक और चीज़ एब्सेंट नजर आती है, दैट इज द एंजाइम कॉल्ड फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, यानी कि NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम जो है वो एब्सेंट है। और NADP रिडक्टेज एब्सेंट होगा तो NADPH भी फॉर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब जिस जिस जगह पर NADPH मेंशन है उन ऑप्शन को आप कर दीजिए एलिमिनेट। तो इसका मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान केवल और केवल ATP ही फॉर्म होता है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 23, दैट सेज द एलिमेंट present at the center of the porphyrin ring of the chlorophyll molecule is। तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के जो पोरफायरिन रिंग है उसमें सेंटर पे प्रेजेंट जो एलिमेंट है वो इनमें से कौन सा एलिमेंट है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो ऑप्शन ए इज कैल्शियम, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी पोटेशियम। सो आई होप यू ऑल रिमेंबर कि यहाँ पर मैग्नीशियम इज दैट एलिमेंट जो कि पार्ट होता है ऑफ द क्लोरोफिल ए, और सिंपली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उनके हेड रीजन में जो उनकी 4 पायरोल रिंग्स है ना उनको ज्वाइन करके रखता है। सो मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी द वन विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन हेड। ओके,
तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 24 दैट सेज हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड for net production of glucose molecule in C4 plants when compared to the C3 plant। तो एक C3 प्लांट्स के मुकाबले एक C4 प्लांट को कितने एडिशनल ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं टू फॉर्म वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 18। तो आइए फाइंड आउट करते हैं कि कितने एडिशनल ATPs रिक्वायर्ड होते हैं टू फिक्स और प्रोड्यूस वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय अ C4 प्लांट। तो चलिए यहाँ पर हम एक C3 प्लांट और C4 प्लांट्स के बीच में कंपैरिजन ले लेते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि C3 प्लांट के केस में एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको चाहिए होंगे 6 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन का फिक्सेशन करना होगा। तो टोटल आपको चाहिए होंगे 6 3 18 ATPs, राइट? ओके, बट व्हेन वी कम टू C4 प्लांट्स, तो देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है। तो C4 प्लांट्स के केस में एक कार्बन की फिक्सेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है 5 ATPs। तो इसका मतलब अगर आपको ग्लूकोज बनाना है दैट मीन 6 कार्बन फिक्स करने होंगे, और 6 कार्बन की फिक्सेशन के लिए आपको चाहिए होंगे 6 × 5 दैट इज 30 ATPs। तो इसका मतलब आपको कितने एडिशनल ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हुए इन केस ऑफ C4 प्लांट्स। तो एडिशनल ATP consumed would be 30 minus 18 that is 12। okay, so 12 ATPs extra consume करते हैं the C4 plants to form one glucose molecule, hence option C would be the करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 पर दैट सेज डार्क रिएक्शन इज नेम्ड सो बिकॉज। तो बच्चों डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बुलाते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए इज इट टेक्स प्लेस ओनली इन द डार्क। तो क्या डार्क रिएक्शन केवल अंधेरे में होती है इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बुलाते हैं? नो ना, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देन अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, इट कैन नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे लाइट। तो क्या डार्क रिएक्शन दिन की रोशनी में कभी हो ही नहीं सकती है, इस वजह से हम इसको डार्क रिएक्शन बुलाते हैं? नो, दैट इज रॉन्ग ऑब्वियसली। देन बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। येस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज डार्क रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द लाइट। ओके, तो लाइट चाहे प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, उससे डार्क रिएक्शन में हो रही रिएक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ओके, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। वाइल अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इट इज एक्टिव ओनली एट नाइट, दैट इज रॉन्ग वन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रात को ही होगी। ओके, इसलिए दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग वन एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 दैट सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के दौरान जो करेक्ट सीक्वेंस होता है ना ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि इन सारे ऑप्शन में आपको फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की इलेक्ट्रॉन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आपको याद है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स किन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू पास करते हैं और कैसे किस ऑर्डर में पास करते हैं, देन यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर वेरी क्विकली। सो चलिए देखते हैं। सो आपको पता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होती है विद फोटो सिस्टम 2, बट जिन जिन ऑप्शन में फोटो सिस्टम 1 मेंशन्ड है वी विल एलिमिनेट देम। तो इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। सो यहाँ पर आपका काम आसान हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन कैरी करके ले जाता है उस कैरियर का नाम क्या है, याद कीजिए। तो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन कैरी करके ले जाता था अनटू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स वॉज कॉल्ड प्लास्टोक्विनोन। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वाइल ऑप्शन बी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। तो देखिए फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन कैरी करके ले जाता था प्लास्टोक्विनोन विच इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और उसको पहुंचा देता था टू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स।
फिर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके ले जाता है टू द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 1 से फर्दर ये मूव करता है टू द फेरेडॉक्सिन, ओके, एंड फेरेडॉक्सिन से द NADP रिडक्टेज और फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम. तो ये वाला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, इज रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 27 को. दैट सेज एट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सनलाइट डज लाइट सैचुरेशन अकर्स इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल सनलाइट पर लाइट सैचुरेट हो जाती है. दैट मीन्स लाइट एज अ फैक्टर जो है वो सैचुरेट माना जाता है या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने पर कोई रेट पे या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. तो कितने परसेंट टोटल सनलाइट पर आपको ये फिनोमेना आकर करती हुई नजर आती है. सो ऑप्शन है ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 12%. सो याद है आप सभी को मैंने बताया था कि 10% ऑफ टोटल सनलाइट इज सफिशिएंट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टू अकर. तो अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस चाहिए तो केवल 10% ऑफ टोटल सनलाइट ही रिक्वायर्ड है. ओके, तो इसका मतलब 10% के बियॉन्ड अगर आप सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे. आई होप यू रिमेंबर दैट ग्राफ जो मैंने आपको बताया था. तो उस ग्राफ में हमने क्या देखा था, देखिए अगर ये मैं मेंशन कर रहा हूं आपके वाई एक्सिस पे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, और यहां मेंशन है हमारी लाइट इंटेंसिटी. तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लीनियरली बढ़ता है, राइट. एक सर्टेन लाइट इंटेंसिटी पे जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ने लगती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगता है, ओके. और फाइनली एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी के बियॉन्ड जाने पे वो ऐसे स्टेबल हो जाता है. दैट मीन्स अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. तो दैट मीन्स यहाँ इस पर्टिकुलर फेज में आप देख रहे हो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचीव हो चुका है. और ये पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी के बियॉन्ड जाने पर, देखिए इस लाइट इंटेंसिटी के बियॉन्ड जाने पर आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. देखिए फ्लैट लाइन आ रही है. सो इस लाइट इंटेंसिटी को हम कहते हैं सैचुरेशन या लाइट सैचुरेशन पॉइंट, और ये है 10% ऑफ टोटल सनलाइट. तो इसका मतलब जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी 10% ऑफ द टोटल सनलाइट. हेंस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 28. दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली. तो बच्चों दिए हुए इन फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी टेम्परेचर या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. सो बच्चों कौन सा होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? यस, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी वाटर, बिकॉज आई टोल्ड यू वाटर जो है वो एक रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए डेफिनेटली फॉर फोटोसिंथेसिस. और जब वाटर की कंडीशन या अमाउंट जो होती है सॉइल के अंदर कम हो जाती है, दैट मीन्स एक स्ट्रेस कंडीशन अराइज होती है ना, जैसे हम वाटर स्ट्रेस कहते हैं, और प्लांट की बॉडी उसको सेंस कर सकता है. जब प्लांट सेंस कर लेते हैं कि सॉइल में वाटर की स्ट्रेस कंडीशन प्रेजेंट है, तब उनके अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड वो रिलीज होता है. और एब्सिसिक एसिड का क्या रोल होता था भाई? एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है, और अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल है जिसका रिडक्शन ही तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता था वही अवेलेबल नहीं होगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन कर जाता है. हेंस वाटर इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है इन द फोटोसिंथेसिस. ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 29. दैट सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो बच्चों दी हुई स्टेटमेंट में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है. सो ऑप्शन ए इज लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर टू अ मच लेसर एक्सटेंट. तो बच्चों जो लाइट फेज होता है फोटोसिंथेसिस का वो टेम्परेचर पे बहुत कम एक्सटेंट तक ही अफेक्टेड होता है.
एंड दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज मैंने आपको बोला था ना, लाइट रिएक्शन जो है वो मोस्टली ड्रिवन होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ पिगमेंट्स, और वहाँ पर कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है. तो इसका मतलब ये जो फेज होता है फोटोसिंथेसिस का वो टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है. एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इसलिए हमको इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट. सो बात करते हैं ऑप्शन बी की. दैट इज डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच सेंसिटिव टू टेम्परेचर. येस, दैट्स परफेक्टली करेक्ट बिकॉज डार्क फेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ना, वो कैरीड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ सेवरल एंजाइम्स. तो इस फेज में बहुत सारे एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट है, और एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी अफेक्ट होती है बाय द टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर जो है एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है, लोअर टेम्परेचर उनको इनएक्टिव कर देता है. सो डेफिनेटली जो डार्क फेज होती है फोटोसिंथेसिस की वो टेम्परेचर पे ज़्यादा हद तक डिपेंड करती है. सो इट इज़ गोइंग टू बी मच मोर सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू टेम्परेचर. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट. देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज C4 plants have high temperature optimum, okay, while C3 plants have lower temperature optimum. Perfect. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज यू रिमेंबर C4 प्लांट्स में से कुछ, ऑब्वियसली C4 प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है टू बेयर हाई टेम्परेचर्स, कुछ मॉडिफिकेशंस करके ना, एंड दैट इज वाई मैंने बताया भी था C4 प्लांट्स आर मोर टेम्परेचर टॉलरेंट. तो इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर्स बेयर कर सकते हैं, तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर बेयर करने की रेंज है ना, दैट इज गोइंग टू बी हायर व्हेन इन कंपेयर टू द C3 प्लांट्स. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इसीलिए हम इसको भी कर देंगे एलिमिनेट. वेल, अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, एंड यू नो दिस इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट ऑप्शन इटसेल्फ. तो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव लो टेम्परेचर ऑप्टिमम वाइल टेम्परेट प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिकॉज देखिए, ट्रॉपिकल प्लांट्स में आपको C4 प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, और उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम तो ऑब्वियसली हायर है. तो यहाँ मेंशन है कि ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव लो टेम्परेचर ऑप्टिमम. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना. और टेम्परेट रीजन में तो लो कोल्ड कंडीशंस भी अराइज करती हैं, तो कोल्ड कंडीशंस में तो उनका ऑब्वियसली लो टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए था, बट यहाँ मेंशन है दैट दे हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम. तो इसका मतलब ये कंडीशन भी रॉन्ग है. इसके लिए हम कहते हैं ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और यही हमारा होगा द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम को, विच इज प्रॉब्लम नंबर 30. दैट सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फोटो रेस्पायरेशन. तो फोटो रेस्पायरेशन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो. सो ऑप्शन ए इज फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स ATP एंड NADPH सिंथेसिस. तो क्या फोटो रेस्पायरेशन के दौरान ATP और NADPH सिंथेसाइज होता है? नो. इंस्टेड ATP और NADPH कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन, तभी तो ये हार्मफुल फिनोमिना थी फॉर द प्लांट्स. इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. देन बात करें ऑप्शन बी की, दैट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज NADPH एंड CO2. तो फोटो रेस्पायरेशन में डेफिनेटली यू नो कि ऑक्सीजन अंदर लेंगे प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट बट नॉट NADPH. NADPH तो वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, so that is going to be the raw material. इसीलिए that is why option B is going to be incorrect. चलिए देखते हैं ऑप्शन सी को. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ फोटो रेस्पायरेशन. परफेक्टली करेक्ट. विद द कंजम्पशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम भी हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रही है, इसीलिए प्लांट्स के लिए हार्मफुल फिनोमिना है. ओके, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज इट इज डिनोटिंग अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. फाइल अगर हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, दैट सेज द कार्बन लॉस्ट ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन कैन बी रिट्रीव्ड बैक. तो जो कार्बन लॉस हो जाता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन वो वापस लाया जा सकता है? नो ना. इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट. हेंस ऑप्शन सी इज द वन विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का सेशन ऑन द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स होता है फिनिश. आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए वो आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे. अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.